हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो एसएससी जीडी है इसका हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं 23 जनवरी 2023। कौन सा होगा? शिफ्ट आपका फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? शिफ्ट आपका फर्स्ट होने वाला है। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को डैश डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। कारक लागत पर एनएनपी पर, बाजार मूल्य पर जीएनपी पर, कारक लागत पर जीएनपी पर या एनएनपी पर। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय आय होती है ना, तो ये जो आपका सीपी होता है, सीपी मतलब कारक लागत पर एनएनपी। ठीक है, तो एनएनपी का मतलब होता है नेट, इसे बोलते हैं आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि एनएनपी राष्ट्रीय आय किस पे निकलती है, तो कारक लागत पर एनएनपी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7, 8, 6 या 9। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है ना वो होती है 6। क्रमांक संख्या कितनी? 6। और भार तो 12 हो जाएगा क्योंकि दोगुना होता है लगभग 20 तक का। तो देखिए बाकी 7 किसका है? तो 7 आप कहेंगे कि ये नाइट्रोजन का है। किसका है? आपका नाइट्रोजन का है। ठीक है, 8 किसका है? 8 ऑक्सीजन का है। ठीक है, और आपका 9 किसका है? तो ये है फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का है। ठीक है, किसका है? फ्लोरीन का हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये कहीं ना कहीं आपसे परमाणु के बारे में ये पूछ रहा है, और उसके अलावा मैं बात करूँ तो ये आवर्त सारणी से आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के बारे में ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा जानकारी तो रखना ही चाहिए। देखिए जरा, और आता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? क्या था? त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, या त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक सिद्धांत, तो त्रिक सिद्धांत ये दिया गया था 1817 में। किसके द्वारा? डोवे राइनर द्वारा। किसके द्वारा? डोवे राइनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डोवे राइनर, डोवे राइनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि ये जर्मन क्या थे? वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में चलो ये तो हो गया। सेकंड आप पढ़ेंगे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यू लैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कब आया? ये 1865 में आया। कब आया? 1865 में आया। किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड एक ब्रिटिश क्या थे? वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया था? इसमें कितने थे? तो 56 तत्वों का एक पीरियोडिक टेबल दिया था। कितने? 56 तत्व थे इनके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फिर इसी के बाद में तीसरे नंबर पर आपके कौन आते हैं? तो मेंडलीफ आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? मेंडलीफ आते हैं। ठीक है, मेंडलीफ, ये हालांकि रूस के थे। मेंडलीफ, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब आती है? इनकी आवर्त सारणी आती है 1869 में, और इनके पास कितने तत्व इन्होंने दिए थे? 63 दिए थे। कितने थे? 63। ठीक है, तो 7 आवर्त थे इनके में, और 9 क्या थे? स्तंभ थे। ठीक है, इनमें क्या थे? इनके 7 क्या थे? आवर्त। ठीक है, वह 9 क्या थे? वर्ग थे, यानी समूह थे। ठीक है, 9 क्या थे? वर्ग थे। फिर चौथे नंबर पे बात आती है आपकी मोजले की। ठीक है, मोजले। ठीक है, मोजले की क्या? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये कब आया? 1913 में आता है, और इसमें कुल कितने तत्व हैं? अभी वर्तमान में तो 118 हैं। कितने? 118 हैं, और इसमें क्या है? इसमें 7 आवर्त हैं
और 18 क्या है, वर्ग हैं यानी समूह हैं ऊर्ध्वाधर वाले, ठीक है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसकी है, मोजले की है, ठीक है। कितने तत्व हैं, 118 है, ठीक है, जो कि इन्होंने परमाणु क्रमांक के हिसाब से दर्शाया है, लगाया है, ठीक है। बाकी इन तीनों ने परमाणु भार के हिसाब से लगाया था, ठीक है। तो ये इतना डाटा आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला है कि मौर्योत्तर काल में डैश डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, ठीक है। यानी मौर्योत्तर काल में वो लोग क्या कहे जाते थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं हुआ करते थे, ठीक है। क्या भूमिहार, गृहपति, दास कर्माकर, ग्राम भोजक, ठीक है। तो देखिए तो ये होता था ग्राम भोजक, क्या ये सही है। देखो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थे उसे हम लोग कहते थे दास कर्माकर, कर्माकर, ठीक है। क्या कहते थे, दास कर्माकर, नहीं दास कर्माकर। और इसके अलावा और देखते हैं कि यहाँ पर एक बात और भी यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राम भोजक, क्या लिखा है, ग्राम भोजक, ठीक है। तो ग्राम भोजक वो होता था मौर्योत्तर काल में, ग्राम भोजक वो होता था जो गांव का मुखिया होता था, ठीक है। तो ये क्या था, ये था कौन, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, ठीक है। बाकी गृहपति जो गृह यानी घर का जो मालिक हो वो होगा, ठीक है। और बाकी जो ये भूमिहार जिनके पास भूमि होती थी, ठीक है, वो होते थे। फिर देखिए आयरन की कमी से क्या होता है, थायराइड्स, हाइपोकैल्सीमिया, क्वाशियोकर या एनीमिया। देखो आयरन की कमी हो गई यानी लौह तत्व की कमी हो गई आपके ब्लड में, तो फिर इससे क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है भाई। चलो ये देखो थायराइड क्या है, थायराइड ध्यान रखेंगे, थायराइड क्या है, एक ग्रंथि है, मतलब थायराइड क्या है, गले में, गले में तितली के आकार की एक क्या है, ग्रंथि है, एक ग्रंथि है जहाँ से थायराइड नामक एक क्या निकलता है, हार्मोन से निकलता है, ठीक है। फिर देखो हाइपोकैलेसीमिया क्या है, तो हाइपोकैलेसीमिया का मतलब होता है कैल्शियम की कमी। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे होता है हाइपोकैलेसीमिया। क्वाशियोकर क्या होता है, ये कह सकते हैं कि बच्चों में क्या चीज़, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी। तो यानी उनके आहार में, उनके भोजन में प्रोटीन की कमी और हो जाएगी तो बच्चे में भी हो जाएगी, तो उससे एक रोग होता है उसे कहते हैं क्वाशियोकर, जो बच्चों में होती है, ठीक है। एक माराइस्मस होता है जो वयस्कों में होता है, ठीक है। एनीमिया ध्यान रखेंगे। अगला है तोरज्ञा, तोरज्ञा एक डैश डैश दिन का मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये मठ उत्सव बता रहा है, तो मठ है और तोरज्ञा, तो ये देखो 3 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, ये 3 दिन का होगा। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है, उस मठ का नाम है त्वांग मठ। कौन सा मठ है, त्वांग मठ पर ये मनाया जाता है। और प्रत्येक 3 वर्ष पर यानी 3 साल में एक बार मनाया जाता है ये, ठीक है। और मठ में मनाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मोनपा जनजाति मनाएगी जो कि बौद्ध धर्म को मानती है, जो कि बौद्ध धर्म को मानती है। देखिए अगला, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेप 2 का शुभारंभ किया है। हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र सिंह प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, राजकुमार सिंह। तो उस समय इन्होंने किया था, हरदीप सिंह पुरी ने किया था। ये उस समय का क्या था, करंट अफेयर सवाल ही था, ठीक है। उस समय का ये करंट अफेयर सवाल था। चलिए अगला देखिए, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है, अथिरा, पपिल्ली,
वांझाचल, दूधसागर, कुंचिकल। केरल के सबसे बड़ा जलप्रपात तो ये है, देखो आपका अथिरा, ठीक है, कौन सा है, अथिरा पपिल्ली, ठीक है, ये केरल में है और केरल का सबसे बड़ा क्या है, जलप्रपात है, ठीक है। और ये दूध सागर, ये तो गोवा में है, गोवा में मांडवी नदी पर है ये, ठीक है, मांडवी नदी पर ये है। कुंचिकल ये कर्नाटक में है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और वाराही नदी पर, वाराही नदी पर, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, ठीक है ना। जो आप जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी लगाते हो वो इससे छोटा है, ठीक है। तो कुंचिकल सबसे ऊंचा है। अगर ऑप्शन में नहीं है कुंचिकल तो फिर आप लगा सकते हो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, एक ही नाम उनको वो देते हैं। ये भी केरल में ही है, जो वांछांकल है ये भी केरल में ही जलप्रपात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था, 2016, 2008, 2020 या 2012। तो दीपा कर्माकर ने भाग लिया था कब, जब हुआ था 2016 में ओलंपिक, और ये ओलंपिक आई थिंक मेरे लंदन ओलंपिक हुआ था, ठीक है, 2016 में इसमें भाग लिया था। तो इसमें 4th नंबर पे आई थी। ये क्या थी, जिम्नास्ट है, ठीक है, क्या थी, ये जिम्नास्ट थी, तो इनको 4th रैंक मिली थी, ठीक है, यानी ये कांस्य पदक से थोड़ा सा चूक गई है, ठीक है, 4थे नंबर पे थी। तो ये जिम्नास्ट हैं भारत की। अगला है चुनाव आयोग डैश डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रधानमंत्री, संसद। तो चुनाव आयोग, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव यही कराता है, ठीक है ना, यानी कि संसद होगा इसमें, ठीक है, संसद होगा, ठीक है। तो जो आपका केंद्रीय चुनाव आयोग है, देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है। तो ये केंद्रीय जो चुनाव आयोग है, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्लेख कहाँ पे है केंद्रीय चुनाव आयोग का, उसका ये है आपका अनुच्छेद कौन सा है, 324, ठीक है, और भाग कौन सा है, भाग है 15, ठीक है, कौन सा है, भाग 15, आर्टिकल 324, ठीक है। और इसके तरह देखिए जो केंद्रीय चुनाव आयोग है ये बना कब था, तो ये बना था 25 जनवरी 1950 को, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है, जो कि फर्स्ट महिला थी रमा देवी, ठीक है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी इसका, वो अभी तक एक ही बनी है, रमा देवी, कौन बनी है, रमा देवी, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। बाकी जो राज्य चुनाव आयोग है, जो राज्य चुनाव आयोग है वो ग्राम पंचायतों या स्थानीय निकायों का क्या कराता है, चुनाव कराता है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो इनका संबंध है किससे, कथक से, ठीक है। और ये जो है लखनऊ घराने के हैं, कहाँ के हैं, लखनऊ
घराने के हैं, जो उनको 1986 में क्या मिला था, पद्म विभूषण इनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अगर देखिए, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। यानी जब टेनिस खेला जाता है, किससे, वो रैकेट हो तो होता है रैकेट, तो रैकेट की लंबाई कितनी होती है, 29 इंच, 30 इंच, 35 इंच या 40 इंच। तो रैकेट की जो लंबाई होती है वो होती है टोटली कितनी, 29 इंच होती है। कितनी होती है, 29 इंच होती है। आ जाए कि रैकेट का संबंध किस खेल से है, तो आप टेनिस से बताएंगे, किससे, टेनिस से। ठीक है, तो अब देखो टेनिस के खिलाड़ी क्या हमारे भारत में हैं या नहीं हैं, बहुत सारे हैं। जैसे एक देखो आपका हो जाएगा मानी, टेनिस की बात करते हैं ना, टेनिस, तो फिर इनमें नाम आ जाएगा एक शरत चंद्र कमल, शरत चंद्र कमल, फिर है अंकिता रैना। कौन है, अंकिता रैना। ठीक है, कौन है, अंकिता रैना, ये तो हमने पढ़ा है, अंकिता रैना। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखेंगे 29 इंच की होती है। बेंगलुरु टेक समिति 2022 का उद्घाटन किसने किया था, सत्या नडेला, द्रौपदी मुर्मू, सुधा केवी, नरेंद्र मोदी। उद्घाटन यही कर सकते हैं मोदी जी। ठीक है, तो ये मोदी जी ने किया था उद्घाटन। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, कह रहे दूसरा सबसे कम। ठीक है, तो दूसरा सबसे कम की अगर बात करते हैं तो दूसरा सबसे कम कौन था, मिजोरम। कौन है, मिजोरम। और सबसे कम कहाँ पे जनसंख्या है, तो है सिक्किम। ठीक है, या सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे। ठीक है, सबसे कम है। और जो ये है, ये सबसे कम जनघनत्व वाला क्या है, आपका राज्य है। सर्वाधिक कम जन घनत्व। ठीक है, यहाँ पे तो केवल 17 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग में रहते हैं। ठीक है, ये डाटा इतना हो गया। अच्छा, थोड़ी सी बात और ध्यान रखना यहाँ पर कि भारत की साक्षरता, मैं देखो राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ, साक्षरता दर कितनी है, तो बताएंगे 74.04% लोग भारत में पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो लिंगा अनुपात की बात करेंगे। राष्ट्रीय सब बता रहे हैं भारत की, लिंगा अनुपात। ठीक है, ये कितना है, 943, कितना, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, फिर देखो इसके अलावा आपसे पूछेगा कि बाल लिंग अनुपात कितना है, बाल लिंग अनुपात यानी कि बच्चों में लिंगा अनुपात, तो बताएंगे 919, कितने पर, 1000 पर। ठीक है, और हमारे भारत में जनघनत्व कितना है, वो है 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आता है। ठीक है, इतना है। उसके अलावा 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये रही है 17.7%। कितना रही है, 17.7% क्या रही है, वृद्धि रही है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश था। हरित क्रांति के परिणाम भारत में खाद्य फसलों का आयात था, प्रतिबंधित, कम हो गया, बढ़ गया, अपहरित रहा। जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई
तो वहाँ पे जो खाद्यान्न थे उनका हमने क्या कर दिया, आयात भाई मंगाना कम कर दिया, क्योंकि मेरे यहाँ खुद ही होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि 2024 में कितने 5 लोगों को क्या मिला था, 5 लोगों को मिला था क्या, भारत रत्न मिला। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति कौन थे, वो थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं, इनको मिला है। ठीक है, लेकिन इनको मरणोपरांत मिला था। ठीक है, मरणोपरांत मिला था। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखें, MS स्वामीनाथन। अगला नाम है, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था। उदय शंकर, वेम्पति चिन्ना सत्यम, N राजन, जिया मोहिउद्दीन डागर। ठीक है, तो कुचिपुड़ी क्या था, कुचिपुड़ी संबंध तो इनका ही है, इनका है वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, बाकी इसके अलावा और हम बात करते हैं तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो उनका संबंध आपको मिल जाएगा, किससे, तो इन नृत्यों से मिल जाएगा। जितने भी रेड्डी आपने देखा होगा, एक शोभा नायडू भी हैं। कौन है, शोभा नायडू भी हैं। ठीक है, जिनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से ही लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। यह सबसे छोटा डाक, नहीं भाई डाक छोटा क्यों है, नहीं, यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। हाँ ये सही है, ये क्या भाई सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है भारत में, इसलिए फेमस है, पुराना नहीं है, सस्ता नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है, सबसे बड़ा नेटवर्क है डाक नेटवर्क भारत में। फिर देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो ये कौन थे, BR अम्बेडकर। ठीक है, जो अब संविधान की आत्मा इससे किसने कहा था कि जो आपके जो संवैधानिक जो आपका उपचार है। ठीक है, संवैधानिक उपचार किसमें है, आर्टिकल 32। कौन सा है, आर्टिकल 32। तो हमने देखा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो भी 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32, इसे ही कहा है BR अम्बेडकर ने क्या, संविधान की आत्मा। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है किसे, प्रस्तावना को। किसको बोला है, प्रस्तावना को कहा है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है। क्या करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट ये क्या करता है, ये भी आर्टिकल 226 के तहत क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट देखा जाए तो रिट के मामले में थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा रखता है सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा। ठीक है, 5 प्रकार की करता है, समानता 5 प्रकार की करता है, लेकिन वो हाई कोर्ट 6 प्रकार भी कर सकता है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब देखो यहाँ पे लिखा ना, भारी और बुनियादी उद्योगों को लेकर। ठीक है, तो इसके बाद हमने खूब ही पढ़ा है, ये कौन सा था, ये तो दूसरा था ना, दूसरा वाला जो चला था 1956 से 1961 के बीच में। क्योंकि हमने देखा कि इस वाले में क्या हुआ, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें देखा कि भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिलाई कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा राउरकेला जो कि कहाँ पड़ेगा,
उड़ीसा, कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा। और दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है। वह 5 स्टील प्लांट क्या हुए थे, स्थापित हुए थे, ठीक है, स्थापित हुए थे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कहाँ पे है ये तो आपको ध्यान देना होना ही चाहिए। कौशल भारत विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए डैश डैश में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 2017, 2015, 2010, 2012। तो कौशल भारत ये शुरू किया गया था 2015 में। कब शुरू किया गया था भैया, 2015 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब शुरू किया गया, 2015 में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अगर देखिए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और पुस्तक लेखक का नाम बताइए। तो भाई जो विधवा पुनर्विवाह है ना, वो विडो रीमैरिज के लिए जो काफ़ी समर्थन दिया, वो दिया कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। वैसे इनको हम लोग बोलें तो इनको उदारता की महासागर भी कहा जाता है, महासागर। ये उनकी उपाधि है, ठीक है, इनकी क्या है, उपाधि है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सराहनीय काम किया विधवा पुनर्विवाह वाले में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आया था वो कब आया था, वो आया था 1956 में। कब आया था, 1956 में, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।